गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पिछली क्लास में हमने जो है आर्टिकल 31 तक जो है वो हम कवर कर चुके थे। आज की क्लास जो है उसमें हम आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है वो हम कवर करेंगे। तो आपका जो आर्टिकल 32 जो है ये क्या कहते हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इस आर्टिकल को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जो है इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये जो टेबल जो है इसको एज इट इज बना लीजिए, और ये वाला जो टेबल है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इसको भी बना लीजिए। ठीक है, फिर आगे की क्लास जो है मैं आपको पहले जो है इसके बारे में समझाऊंगा, और देन जो हमारी आर्टिकल 32 में जो रिट्स आती हैं, जो पावर है रिट्स इशू करने की आर्टिकल 32 के तहत, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो जो है अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वायलेट होता है तो उनके पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 32 कि वो कोई भी रिट जो है ये जो रिट्स जो है हमारे पास 5 रिट्स, इनमें से रिट्स जो है इन रिट्स को इशू कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनका हनन हो रहा हो तब। ठीक है, तो ये पहले आप बना लो, फिर मैं इनको इसके बारे में समझाता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना लो, फिर मैं समझा देता हूं इसके बारे में। तो जैसा कि ये जो आर्टिकल 32 जो है ये क्योंकि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो है, तो उस वजह से जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो स्पेशली जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, वो इस आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मानते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, अगर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एक राइट, एक आपका फंडामेंटल राइट, सॉरी, अगर हम आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारा एक फंडामेंटल राइट ये भी बनना चाहिए कि अगर हमारे किसी दूसरे फंडामेंटल राइट अगर उनका हनन हो रहा हो तो उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है या उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 32 वो लेके आया गया था, जिस वजह से जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 32 जो है वो सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो लाइन जो है ये एज इट इज पूछ ली जाती है कि किन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, आर्टिकल 32 जो है वो आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वो थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। इसको साइड पे कहीं पे नोट कर लेना। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं ये सारे नोट्स क्योंकि बाद में लिखवाने हैं, पहले मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो उनको मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज को कहां पे लिखना है। ठीक है, तो जब बात शुरू हुई इसकी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 लाया जाता है, ये आप इसको उस तरीके से समझो कि मान लो मैं जो है मैं आपको एक पेन दे दूं, ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि अगर आप जो है पेन, मान लो आपका फंडामेंटल राइट है, पेन को आप अपना फंडामेंटल राइट मान के चलो, तो मैं मान लो आपको एक पेन दे दूं और मैं ये कह दूं आपको कि ये पेन जो है अगर आप इस पेन से पेपर करोगे तो आपका जो प्री जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं, और पेपर आने से ठीक 2 दिन पहले मैं वो पेन आपसे वापस ले लूं। ठीक है, तो वो जो होगा, मान लो एक तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल राइट दे दिया, एक तरीके से मैंने आपको पेन दे दिया कि इस पेन से पेपर करोगे तो आपका पेपर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर से 2 दिन पहले मैंने वो पेपर जो है आपसे ले लिया। ठीक इसी तरीके से अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मान लो सरकार क्या करे, सरकार आपसे वो फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से छीनने की कोशिश करे या किसी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट करने की कोशिश की जाए, तब आपके पास एक ऐसा राइट तो होना चाहिए ना कि आप अगर सरकार कुछ ऐसा करने जाए तो आपके पास कोई ऐसा राइट होने चाहिए कि आप सरकार के अगेंस्ट जा सको या आप कहीं किसी कोर्ट में जा सको, तो वो राइट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है इसको अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ताकि इसकी जो है सुप्रीमेसी जो है इस आर्टिकल की, आर्टिकल 32 की सुप्रीमेसी रहे कि ये आर्टिकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, ठीक है, तो आपका एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 ये बनता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जनरली आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सको। ठीक है, आपको एक सीरियल ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 के साथ ही आर्टिकल 226 जो है उसको भी डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल 32 जो है वो असल में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पावर प्रोवाइड करवाता है
कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, आपको पावर प्रोवाइड करवाता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो और सुप्रीम कोर्ट को पावर ये आर्टिकल 32 ये प्रोवाइड करवाता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जो है वो इशू कर सकता है, ठीक है। रिट्स पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो ये आर्टिकल 32 की हमें पावर प्रोवाइड करवाता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनका हनन हो रहा है। अब आते हैं ये आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन है, ये हमें पावर प्रोवाइड करवाता है कि अगर ये बेसिकली हाई कोर्ट को पावर प्रोवाइड करवाता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये है पावर हाई कोर्ट की। आर्टिकल 32 के तहत जो है वो है पावर सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट इशू करने की पावर जो है वो है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। मान लो हमारा कोई केस होता है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, वो केस किस तरीके से होता है जब रिट्स करोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई केस है, ठीक है, आपको पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले गई है, ठीक है। तो उस वजह से अब पुलिस जो है वो जो जबरदस्ती पकड़ के ले गई है तो उससे अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और इन केस मान लो अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो वो उनके पास भी पावर जो है वो रिट्स इशू करने की हाई कोर्ट के पास भी पावर है। तो जब हाई कोर्ट पावर रिट इशू करेगा वो इशू करेगा अंडर आर्टिकल 226। जब सुप्रीम कोर्ट पावर रिट जो है वो इशू करेगा वो करेगा पावर गिवन बाय आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा रिट्स होती हैं वो होती है एक होती है आपकी प्रेरोगेटिव रिट्स, दूसरी होती है ऑर्डिनरी रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स जो होती हैं वो रिट्स होती हैं जो सिर्फ आपके जो फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट हो रहे हो तब उनके अगेंस्ट जो रिट्स जो है वो इशू की जाए उनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। और जब किसी भी दूसरी चीज के लिए रिट जो है वो इशू कर दी जाए उसको ऑर्डिनरी रिट कहा जाता है। तो जो आर्टिकल 32 वाली रिट्स जो है वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं तब इशू की जाती हैं तो उनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। और आर्टिकल 226 के तहत जब नॉर्मली जो रिट जब इशू की जाती है तो उसको ऑर्डिनरी रिट जो है वो कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 32 में, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जब हमारे वायलेट हो रहे हो तब इशू होती हैं। ये कोई भी हमारा दूसरा अधिकार जब वायलेट हो रहा हो तब ये रिट्स जो है तब इशू की जाती है। उसके अलावा ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। बेसिकली इनका डिफरेंस जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है मेंस में, ठीक है। या अदरवाइज भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, प्री में भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 226 जो है वो कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ऑर्डिनरी राइट है, लीगल राइट है या फिर स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। तो बेसिकली हर वो राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको सारा समझाया था कि जो हमारी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ द लैंड वाली जो क्लास थी उसमें आपको सारा समझाया था कि स्टैट्यूटरी लॉ कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा होता है, लीगल लॉ कौन सा होता है या दूसरे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 226, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लास्ट जो है इसकी जो पावर, दोनों में पावर जो है वो किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो जो हाई सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना वो रिट्स जब इशू कर सकता है वो सिर्फ तभी रिट्स इशू कर सकता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 226 जो है ये इसको हाई कोर्ट को वाइडर पावर देता है। वाइडर पावर किस तरीके से देता है कि हाई कोर्ट दोनों केसेस में रिट जो है वो इशू कर सकता है। कोई ऑर्डिनरी केस हो तब भी रिट जो है ये इशू कर सकता है, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वायलेट हो रहे हो तब भी जो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है तब भी रिट जो है अंडर आर्टिकल 226 जो है वो रिट जो है उसको इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो थी ये दोनों का डिफरेंस था कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत जो आपका हाई कोर्ट जो है उनको पावर है कि वो रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। अब ये जो है इसको फंडामेंटल राइट क्यों बनाया गया, वो बेसिकली इस वजह से बनाया गया कि इसकी जो सुप्रीमेसी जो है सुप्रीम कोर्ट की, या आप कह लो कि फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी शो करने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज्यादा सुप्रीम है, ठीक है। बाकी सब राइट्स के कंपैरिजन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम है, तो उनकी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए, उनकी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए हमें जो है ये आर्टिकल 32 को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी कि वो अंडर आर्टिकल 32 जो है रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पावर है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट इशू करने की, ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो गए। तो इस सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 32 को जो है हमने इसमें रखा था। आपका ये जो है इसको भी एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया था, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ जो आपके प्री से रिलेटेड जो आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे ये तीनों सवाल जो है वो आपसे अलग अलग टाइम पे पंजाब पीसीएस भी पूछ चुकी है और यूपीएससी भी बार बार इन सवालों को जो है वो पूछ चुकी है। अब जब बात आई थी आपकी सुप्रीमेसी की, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुप्रीमेसी क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को वो गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, तो उस वजह से ये आर्टिकल 32 जो था वो पावर जो थी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी गई, हाई कोर्ट को नहीं दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। दूसरी बात, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको सुप्रीम बनाना था हमने, या उनको सुप्रीम दिखाना था हमने, इस वजह से आर्टिकल 32 जो था उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स ही जब हमारे वायलेट हो तभी जो है सुप्रीम कोर्ट ये जो रिट्स जो है वो इशू कर सके, ठीक है। तो गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो किनको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन जो है वो और बन जाते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें जो होती हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। अब गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक मैंने आपको करवाया था कि प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ठीक है, ये है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है जब अपनी ओथ लेते हैं अंडर आर्टिकल 60 जब प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेते हैं तब वो ये ओथ लेते हैं कि आई शैल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं जो है अपनी जान से लेके अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसकी रक्षा करूंगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब आते हैं इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा, ठीक है, तो वो कौन करेगा? वो करेगी आपकी जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था, ये तीन चीजें जो है ये आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको साइड पे कहीं पे नोट करके रख लो, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बात बोली थी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाता है, और किसने कहा था ये भी पता होना चाहिए, किस आर्टिकल को कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए, और क्या कहा जाता है हार्ट एंड सोल, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे तीनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि हार्ट एंड सोल, सोल आर्टिकल 32 और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बताया गया था? तो वो बताया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बताया है? वो बताया है आर्टिकल 32 को। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को जो है वो क्या कहा था? वो कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों सवाल इस तरीके से घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिट्स के ऊपर। अब जो मैंने आपको इतने सारे केसेस कराए आर्टिकल जब से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टार्ट किया, तब से जो केसेस जो है वो हम कर रहे हैं, तो वो सारे केसेस जो है वो आज की क्लास में रिपीट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिट पावर इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट पे रहते हैं हम, ठीक है, हाई कोर्ट पे फिलहाल नहीं जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट का इतना समझ लो कि ऑर्डिनरी केस में भी ये रिट जो है वो इशू की जा सकती है, और जो अदरवाइज अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वाइड हो रहा हो या वो वायलेट हो रहा हो तब भी जो रिट जो है हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिट्स होती कितनी तरीके की है, ठीक है। तो 5 तरीके की रिट्स होती है। सबसे पहली है आपकी हैबियस कॉर्पस। इन रिट्स को याद करने का तरीका यह है कि एक तो इसी ऑर्डर में याद करो, ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखवाई है। दूसरा, उनके मीनिंग्स याद कर लो, आपको रिट जो है आधी से ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पस वर्ड आता है कॉप से, CORPS, ठीक है, या PES, जो भी स्पेलिंग होते हैं। कॉप्स का मतलब होता है बेसिकली लाश, ठीक है, इसका मतलब होता है लाश। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी और टू हैव द बॉडी, ठीक है। लिटरल मीनिंग इसका ये होता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब देखो, ये रिट जो है वो इशू की जाती है। उससे पहले जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपको रिट पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि किसके अगेंस्ट जो है वो रिट जो है वो इशू की जाती है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि लोकस स्टैंडाई जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है? लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि मान लो मेरा कोई अधिकार जो है उसका हनन हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा अधिकार का हनन होता है तो उस पे क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर मेरी जगह पे कोई और भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है लोकस स्टैंडाई।
अगर तो मुझे ही जो मेरे फंडामेंटल राइट जो है अगर उनका हनन हो रहा है तो अगर मुझे ही कोर्ट में जाना पड़े तो उसका मतलब होगा कि वहां पे लोकस स्टैंडाई जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर मान लो मेरा जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वायलेट हो रहा है, मेरी जगह पे मैं नहीं जा पा रहा हूं किसी रीजन की वजह से, मेरी जगह पे कोई दूसरा इंसान जाके जा रहा है वहां पे हाई कोर्ट में जाके बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट जो है रिट जो है वो इशू की जाए, मान लो सरकार मेरा वायलेट फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट कर दिया, तो मेरी जगह पे मान लो मैं नहीं जा सकता या मेरी कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं नहीं जा सकता, तो मेरी जगह पे अगर कोई और इंसान जाके बोले, सुप्रीम कोर्ट को बोले कि सरकार जो है इस बंदे का फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन कर रही है, उसको वायलेट कर रही है, तो आप क्या करें, सरकार के अगेंस्ट रिट इशू करें, ठीक है। तो अगर मेरी जगह पे कोई और जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि वहां पे लोकस स्टैंडाई जो है वो अप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर नॉट अप्लाइड है इसका मतलब मेरी जगह पे कोई और इंसान जा सकता है, अगर अप्लाइड है तो इसका मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकस स्टैंडाई का मतलब, ठीक है। अब आते हैं केसेस वाइज डिस्कस करते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टू प्रोड्यूस द बॉडी। अब जैसे हमने केस किया था आर्टिकल 21 में उसका हदिया वाला केस किया था, तो हदिया वाले केस में क्या था कि हदिया ने जो है अपनी मर्जी से कहीं पे शादी करवा ली थी, ठीक है, किसी मुस्लिम लड़के के साथ, केरला का केस था आई थिंक, तो उसने अपनी मर्जी से शादी करवा ली थी, लेकिन हदिया के फादर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो जाके वहां पे कहते हैं कि मेरी बेटी को जो है जबरदस्ती इन्होंने बांधा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बेटी का जो वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, इस लड़के ने जबरदस्ती इसको जो है अपने पास रखा हुआ है 2 साल से, और मेरी बेटी का जो फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है। वो बाकी जो बातें उन्होंने की कि उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, ये वो, ठीक है। तो वो अब हदिया नहीं गई वहां पे, हदिया के फादर चले गए, ठीक है। तो वहां पे जो था हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टैंडाई जो था वो अप्लाइड नहीं था। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो क्या होता है कि जैसे पुलिस जो है वो आपको पकड़ के ले जाती है, ठीक है, या कई बार आपसे जो है जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस जो है वो आपको रख लेती है, ठीक है, कस्टडी ले लेती है, मान लो 24 घंटे की कस्टडी जो है वो ले लेती है, ठीक है। अब 24 घंटे की कस्टडी पूरी होने के बाद भी अगर वो उस इंसान को वहां पे जो है कोर्ट में पेश नहीं करते, तो उस इंसान के जो घर वाले हैं ना वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके बोलेंगे कि सर पुलिस ऐसे इस तरीके से जो है इस बंदे को उठा के ले गई थी, या ये बंदा जुडिशियल कस्टडी में था, ठीक है, तो हमें नहीं पता है 24 घंटे हो चुके हैं, हमें नहीं पता है 24 घंटे के लिए ये कस्टडी में था, 24 घंटे से ऊपर हो गए, हमें नहीं पता ये बंदा कहां पे है, तो आप जो है ऑर्डर दीजिए कि बेसिकली वो उनको कहना नहीं पड़ता, वो जो आपके जो होते हैं, जो जज होते हैं, वो आपके मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो खुद से ही हैबियस कॉर्पस की रिट जो है किसके अगेंस्ट इशू कर देते हैं, स्टेट के अगेंस्ट, मतलब पुलिस के अगेंस्ट जो है वो जो है रिट जो है वो इशू कर दी जाती है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसकी बॉडी प्रोड्यूस की जाए, उस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या था, लोकस स्टैंडाई जो था वो अप्लाइड नहीं था। अब मान लो कोई बंदा जो है वो जेल में है, ठीक है, और वो खुद से तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता ना कि पुलिस उसको पकड़ के ले गया, वो खुद से जाके बोले कि सर बॉडी को प्रोड्यूस करवाया जाए, मतलब मेरी बॉडी को प्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लोकस स्टैंडाई जो है वो अप्लाइड नहीं होगा। अब आते हैं वापस हदिया के केस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस इशू की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले हदिया को बुलाओ, हदिया से पूछते हैं कि क्या उसके साथ जबरदस्ती हुई है, नहीं हुई, या वो अपनी मर्जी से वहां पे शादी करवाई उसने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हैबियस कॉर्पस था उसको इशू किया, हदिया को बुलाया गया, फिर वो मैंने बताया था कि हदिया आई तामझाम के साथ, ठीक है, ढोल नगाड़े बजाते हुए हदिया को लेके आई ये हमारे ये मीडिया वाले, ठीक है। तो वो वहां पे वो एक रिट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इशू की गई थी वो रिट थी हैबियस कॉर्पस की टू प्रोड्यूस द बॉडी, की बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए। अब ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, ये स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो इशू हो सकती है। मान लो कोई इंसान जो है, मान लो कोई बंदा है, ठीक है, कोई जमींदार है, जमींदार है, जमींदार के पास कोई मजदूर जो है वो काम करता है, ठीक है, जमींदार ने इस मजदूर को किडनैप कर लिया या इसको बंधुआ बांध के वहां पे रख दिया कि तू 5 दिन के लिए यहाँ पे बंद है, ठीक है। और इसके घर वाले अब क्या करेंगे, इसके घर वाले जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। फंडामेंटल राइट कौन कौन से, बहुत से राइट्स जो है इस पे लगाए जा सकते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, या फिर वो बॉन्डेड लेबर वाला जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, कल ही किया हमने वहां पे, ठीक है। तो वो उन सब में ये उन सारे अधिकारों का इसका क्योंकि हनन हो रहा है इसके मजदूर का, तो इसके पेरेंट्स जो हैं या इसके घर वाले जो हैं ये वहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि सर इस बंदे को इस तरीके से वहां पे इसके साथ बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है,
और ये हमें पता नहीं है ये बंदा कहां पे, इस बंदे ने पकड़ के रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे, जमींदार के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस जो रिट जो है उसको इश्यू किया जाएगा और उसको बोला जाएगा टू प्रोड्यूस द बॉडी, किसकी बॉडी, इस मजदूर की बॉडी, ठीक है। तो ये रिट जो है स्टेट के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है, ठीक है। स्टेट वाला एग्जांपल भी दे दिया, ये जमींदार वाला मैंने इंडिविजुअल वाला एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। और स्टैंडर्स लोकस स्टैंडाई जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल होने का मतलब ये है कि अगर मेरे अधिकार का हनन हो रहा है तो मैं ही कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता लोकस स्टैंडाई, मेरी जगह पे कोई और भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैंडेमस। लोकस ये हैबियस कॉर्पस हो गया। नेक्स्ट आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि वी कमांड, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट अप्लाइड होती है, किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लोकल स्टैंडाई जो है वो अप्लाइड होता है, मतलब अगर मेरे अधिकार का हनन हो रहा है तो मुझे ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसके लिए जो बड़ा फेमस केस है, फेमस केस मान लो, ये एग्जांपल मान लो। बेसिकली हुआ क्या था कि दिल्ली में जो था आपकी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन थी, दिल्ली में ना बहुत सा कूड़ा उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था। तो एक बंदा जो था वो चला गया, यूपीएससी की तैयारी करता होगा, ठीक है, या आपकी तरह वकील होगा, तो वो चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में जाके कहता कि सर मेरा अधिकार है कि मुझे स्वच्छ एनवायरनमेंट जो है, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो मिलना चाहिए। तो मैं जब रोज अपने ऑफिस जाता हूं तो मुझे रास्ते में ये गंद दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से मेरा अंडर आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो मेरा जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो था उसने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को रिट इशू की मैंडेमस, ठीक है, कि हम आपको कमांड करते हैं, किसको, रिट इशू की, स्टेट को, ठीक है। स्टेट मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है या स्टेट अदरवाइज जितने भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको स्टेट के अगेंस्ट उन्होंने रिट इशू की कि वी कमांड, ठीक है, कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो सारा जो कचरा है वहां से उठाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने वहां से उठा के कहीं और पे रख दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब कचरे का कुछ क्या किया जा सकता है, ठीक है, उन्होंने उठा के वहां से कहीं और रख दिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि उसको जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम तुम्हें कमांड करते हैं, स्टेट को बोला था कि हम तुम्हें कमांड करते हैं कि तुम लोग जो है वो जो कचरा जो था उसको उठाया जाए। क्यों, क्योंकि उस बंदे के आर्टिकल 21 जो था उस बंदे का वायलेट हो रहा था, ठीक है। तो वो जो है उनको करना पड़ा। यहां पे जो है लोकस स्टैंडाई अप्लाइड होता है, ठीक है, कि अगर आपका अधिकार वायलेट हो रहा है तो आपको ही जाना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। अब ऐसे नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ का बंदा या अमृतसर का बंदा जाके कहे कोर्ट में कि सर दिल्ली में बहुत ज्यादा गंद है तो उसको उठवाओ, ठीक है, वो वैसा नहीं हो सकता। हाँ, आपके शहर में गंद है वो आप सरकार को कह सकते हो, वो आप हाई कोर्ट में कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसके लिए कि वो चीज जो है वो वहां से हटवाई जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, वो मैंडेमस रिट जो है वो इशू करेंगे अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनको जो है वो गंद वहां से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी 2 रिट्स। थर्ड आते हैं, ये दोनों एक साथ करना, ठीक है, ये दोनों जो है इनको एक साथ समझना, क्योंकि ये यही कंफ्यूज करती है। पहले करते हैं प्रोहिबिशन, देन करेंगे सर्जरी, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, ठीक है, कि किसी चीज से प्रोहिबिट करना। ये किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, जुडिशियल बॉडी या क्वाजी जुडिशियल बॉडी के लिए, ठीक है। और ये लोकस स्टैंडाई यहां पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। बेसिकली इतना चीज याद रख लेना कि जो आपकी ये जो है एक मैंडेमस और ये यहाँ पे कोवरेंटो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे लोकल स्टैंडाई जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। और जब इसको सीरियल वाइज इसी तरीके से याद रखोगे फिर भी पता चल जाएगा कि पहली और अखीरली पे जो लोकल स्टैंडाई है वो अप्लाई नहीं होगा, बाकी पे होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर समझ के करोगे फिर तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है, इसको प्रिवेंटिव रिट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको प्रिवेंटिव रिट भी कहा जाता है, प्रिवेंटिव। इसको इस तरीके से याद कर लेना, P से प्रिवेंटिव, P से प्रोहिबिशन, ठीक है। और प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट, किसी चीज से प्रोहिबिट करना कि वो काम जो है वो तुम ना करो। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट इशू सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे क्योंकि अंडर आर्टिकल 32। मान लो कोई लोअर लेवल का कोर्ट है, ठीक है, सिविल कोर्ट हो गया या उससे भी छोटे लेवल का कोर्ट हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होगी जिनके पास जो है जुडिशियल डिसीजंस देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ऐसा फैसला सुना दिया, ठीक है, या कोई ऐसा फैसला जो है वो सुनाने जा रहे थे जिस वजह से आपका फंडामेंटल राइट जो था वो वायलेट हो सकता था, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनके फैसला सुनाने से पहले, प्रिवेंटिव है ना,
ठीक है, पी से प्रिवेंटिव, पी से प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, ठीक है। कोई ऐसा फैसला वो सुना सकते थे कि आपका उससे फंडामेंटल राइट जो था आपको पहले ही पता था, ठीक है। यूपीएससी के एस्पिरेंट हो गए, ठीक है, या फिर वकील हो गए, तो पहले ही पता होगा कि हाँ ये जो फैसला जो सुनाने जा रहे हैं ये मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा, तो आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने जाके ये बोला कि सर ये तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट ऐसा फैसला सुना रहा हो जो उसकी जुरिसडिक्शन में ना हो, ठीक है, या उसकी पावर ना हो कि वो फैसला सुना सके, तो उस टाइम पे और वो फैसला सुना रहा हो, तो अगर सुनाने से पहले वो चीज हो जाए तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है, कि छोटे कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुना देना था जिस वजह से आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो जाता, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहले ही चले जाओ, उनको बोलो कि सर ये जो है ये जो जुडिशियल बॉडी जो है या क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो है ये ऐसा फैसला सुना रही है जो इनकी जुरिसडिक्शन नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई छोटा कोर्ट जो है उनके पास पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा वो सुनाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनके पास पावर ही नहीं है, छोटे कोर्ट्स के पास वो पावर है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फैसला सुनाने से पहले, ठीक है। अगर मान लो फैसला सुना दिया, ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सर्शरी, ठीक है, इसको सर्शरी भी कहा जाता है, कुछ सर्श्योरेरी भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू क्वैश या टू सर्टिफाई। क्वैश का मतलब क्या होता है? क्वैश कर देना, ठीक है, तो इसको क्यूरेटिव रिट कहते हैं, CURATIV, क्यूरेटिव, सी से सर्शरी, सी से क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब यह है कि जब फैसला सुना दिया गया है, छोटे कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं था, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, फैसला सुनाने से पहले ही आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या हुआ, आपको पहले पता नहीं था कि उनके पास पावर है कि नहीं है, या कोई फैसला ही कुछ ऐसा था कि पहले आपको फैसला सुनना पड़ना था, ठीक है, फिर आपको पता चला कि हाँ ये जो फैसला सुना है ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आपने क्या किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए उनके फैसला सुनाने के बाद। अब आप जब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, जब वो फैसला सुना चुके हैं, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उनको बोलोगे सर इन्होंने ये फैसला सुनाया, इनका तो हक ही नहीं बनता उस चीज पे फैसला सुनाने का, इनकी तो वो पावर ही नहीं है, ठीक है। अब इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सर्शरी जो है वो रेट जो है वो छोटे कोर्ट को इशू की जाएगी, उनको बोला जाएगा कि तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, वो जो मुकदमा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसले को क्वैश कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको कहते हैं क्वेरेटिव, ठीक है, कि जो उन्होंने गलती की उस गलती को क्योर करना, ठीक है, इसी वजह से इसको क्यूरेटिव कहा जाता है कि जो फैसला उन्होंने गलत फैसला सुना दिया था, क्यों, क्योंकि उनकी पावर नहीं थी। अब उस चीज को जो है सही करने को या उस फैसले को क्वैश करने को क्या कहा जाता है, सर्शरी रिट जब इशू की जाती है फिर वो चीज तब आती है, ठीक है। ये इशू होती है जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो थी ये पहले इंक्लूडेड नहीं होती थी, लेकिन 1990s में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को भी इसी में इंक्लूड कर दिया कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो होती हैं उनके अगेंस्ट भी ये रिट जो है वो इशू की जा सकती है। देन आते हैं लोकस स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाइड होगा, ठीक है। तो जिस बंदे के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है वही बंदा कोर्ट में जाएगा, वही बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं कोवरेंटो, ठीक है। कोवरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी के साथ ये फैसला आपने सुना दिया, या किस अथॉरिटी के साथ फैसला नहीं सुना दिया, किस अथॉरिटी के साथ आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ गए हो, सिर्फ पब्लिक पोस्ट पे, पब्लिक पोस्ट। ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लोकल स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो जो आपके ये जो सीएम्स होते हैं ना, इनके जो एडवाइजर होते हैं, इनके एडवाइजर जो है, जो इनके एडवाइजर होना उसको आई थिंक सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी स्टेट में, आईएएस की, ठीक है, आईएएस की हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो सेक्रेटरी होती है किसी भी स्टेट में और सेंटर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके ये होते हैं ना, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उनके सेक्रेटरी जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं, उन्होंने क्या किया, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो कि इन सर्विस थे, ठीक है, जो इन सर्विस होंगे उन्हीं को ये पोस्ट मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब मान लो ये क्या करते हैं कि किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को या फिर किसी पीसीएस ऑफिसर को उस पोस्ट पे बिठा देते हैं,
ठीक है। क्यों बिठा दिया? क्योंकि इनकी जो है वो जो सीएम जो थे उनके साथ बहुत बनती थी, या इन्होंने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी टाइम पे उनको फेवर किया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको उस पोस्ट पे बिठा दिया। अब कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि इस पोस्ट पे इस बंदे का हक था जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन सर्विस है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को या किसी पीसीएस ऑफिसर को, चाहे वर्किंग ही हो, उसको जो है उस पोस्ट पे बिठा दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट होंगे वो को वारंटो जो है स्टेट के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं और उस बंदे के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं जो बंदा उस पोजीशन पे जाके बैठा, ठीक है। कि तू किस पोजीशन से वहां पे जाके बैठ गया, तेरे तो वो बनता ही नहीं है वो पोजीशन पे बैठना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। या फिर स्टेट को इशू कर सकते हैं कि आपने बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, किस अथॉरिटी के साथ आपने उस बंदे को वहां पे बिठा दिया। उस बंदे से पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी तू उस पोजीशन पे, उस ऑफिस पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो ये जो है को वारंटो जो है ये वहां पे इशू होती है। अब यहां पे जिस बंदे के अधिकार, जो हक किसका बनता था, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर का, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये बंदा जाए, ठीक है, इसकी जगह पे कोई और भी जा सकता है, ठीक है। मान लो इसका कोई दोस्त जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी रैंडम आदमी, एक छोटा आदमी, यहाँ से एक रिक्शा चलाने वाला आदमी भी वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बात कह सकता है कि सर ये जो है ये हक जो है इस आईएएस ऑफिसर का बनता था, इन्होंने किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को या किसी पीसीएस ऑफिसर को वहां पे उस पोजीशन पे बिठा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी रिट्स। सबसे पहली हैबियस कॉर्पस की बॉडी को लेके आओ, ठीक है। सेकंड थी मैंडेमस की वी कमांड। थर्ड थी प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट। फोर्थ थी सर्जरी टू क्वैश या सर्टिफाई। फिफ्थ थी आपकी को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट इशू होंगी वो आपको पता होना चाहिए, लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सारा जो क्या कहते हैं आर्टिकल 32, ठीक है। हाँ, इसमें अब समझाने वाला कुछ नहीं है, बस अब इसके नोट्स बना लो।